हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो हमारी प्रश्नावली 4.1 चल रही थी उसमें हमने एक सवाल कर लिया था। सवाल नंबर 2 को देखिए। इसमें आपको 4 भाग बना के दिए हैं और आपको ये बोला है कि इन सभी स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये भाषाई सवाल हैं और आप इनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके बताइए। देखो पहला सवाल क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो मीटरों में है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी ये जो भी एक समस्या दी हुई है कि हमें इस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इस समस्या को आप द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखो, जो भूखंड है वो आयताकार है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये भी बताया कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो हम चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं। यदि हम चौड़ाई को x मीटर मान लेंगे तो उसका दोगुना करके 1 जोड़ने से हमें लंबाई मिल जाएगी। तो हमें सवाल को इस तरीके से लिखेंगे। देखो, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तब प्रश्न के अनुसार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक हो जाएगी। यानी 2x + 1 मीटर हो गई लंबाई और चौड़ाई है x मीटर। अब दूसरी जानकारी का उपयोग करते हैं कि उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर में आ जाएगा 528। लंबाई का माप हमने देखा है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक, यानी 2x + 1 गुणा में चौड़ाई बराबर में 528। जो x बाहर है वो इन दोनों से भीतर गुणा हो जाएगा। ये मान बनेगा आपका 2x गुणा x करने से 2x² प्लस में 1 गुणा x करने से x। 528 का इधर पक्षांतरण कर दें तो ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। तो ये जो आपकी समस्या थी वो एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित की जा चुकी है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि 2x² + x - 528 = 0 एक द्विघात समीकरण के रूप में यह समस्या व्यक्त हो गई। इसमें x क्या है? चौड़ाई है। उस आयताकार भूखंड की चौड़ाई है x का मान। तो इसको सरल करने से आपको क्या मिलेगा? x का मान मिलेगा, उसका दोगुना करके 1 जोड़ने से उसकी लंबाई मिल जाएगी। लेकिन आपको इसको सरल नहीं करना है। आगे ये आपकी प्रश्नावली जो 4.2 आएगी उसमें सरल करने के तरीके आएंगे। अभी आपको जो समस्या दी गई है उसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इस समस्या को द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। ठीक है, दूसरे सवाल को देखते हैं। यह बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी हमें ऐसे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका गुणनफल 306 है। 2 लेने हैं, क्रमागत लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं और उनका गुणनफल 306 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पूर्णांक होंगे वो ज्ञात करने के लिए जो समस्या है इसको द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। तो आप ये जानते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो आपकी प्राकृत संख्या ही होती हैं। ये संख्या रेखा है आपकी, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। बीच में शून्य है, शून्य के बाद वाले धनात्मक और शून्य के पीछे ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांकों की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। इन्हीं में से कोई 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 306 बनेगा। अब हमें मालूम नहीं कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनका गुणनफल 306 मिलेगा। तो हम एक धनात्मक पूर्णांक को यदि x मानते हैं तो उसके बाद में क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 आएगा।
आप जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक लेने हैं तो वो एक एक के अंतर से आएंगे। यहाँ पे जो है उसमें एक जोड़ने से आगे वाला मिलेगा, यहाँ पर जो है उसमें एक जोड़ने से और आगे वाला मिलेगा। अब कौन कौन से दो हैं हमें नहीं मालूम, तो एक को यदि हम x मान लेते हैं तो उसके आगे वाला एक जोड़ने से मिलेगा। तो उन दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 लिख देंगे। तो हम समस्या को कैसे व्यक्त करेंगे, देखो मान लीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, वो x और x प्लस 1 हैं, एक एक के अंतर से चलते हैं, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल 306 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि x गुणा x प्लस 1, ये पूर्णांक और इससे अगले वाला पूर्णांक, इन दोनों का गुणनफल 306 लिख देंगे। अब जो बाहर x है वो इन दोनों से गुणा हो जाएगा, x गुणा x करने से x स्क्वायर और x गुणा 1 करने से x बराबर में 306। आप इसका पक्षांतरण कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये जो आपको रूप मिला है वो एक द्विघात समीकरण का रूप मिला है। तो एक समस्या थी, उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, आपने कर दिया, ठीक है। अगली समस्या को देखते हैं। इसमें बोला है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु जो वर्षों में है, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अभी के बारे में ये बोला है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और 3 साल के बाद में उन दोनों की आयु का जो गुणनफल होगा वो 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी समस्या क्या है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जानकारी दी हुई है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और 3 साल बाद में दोनों की आयु का गुणनफल करेंगे तो 360 आएगा। अब बताओ रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो उसको x वर्ष मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, अभी रोहन x साल का है। तो अब आपको मालूम है कि उसकी मां उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उससे 26 वर्ष ज्यादा, यानी x प्लस 26 वर्ष। रोहन अभी x साल का है तो उसकी मां उससे 26 साल बड़ी, यानी x प्लस 26 वर्ष है, ठीक है। 3 साल बाद में रोहन की आयु कितनी होगी। देखो अभी कोई 10 साल का है तो 3 साल बाद में वो 13 साल का हो जाएगा, यानी 3 साल और प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अभी वर्तमान में रोहन की आयु हमने x वर्ष मानी है, तो 3 वर्ष बाद में रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी और 3 साल बाद में उसकी मां की आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो अभी उसकी मां x प्लस 26 साल की है, उसमें 3 साल और बढ़ा दें तो x प्लस 29 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। अभी रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, तो उसकी मां अभी x प्लस 26 साल की है। 3 साल बाद में रोहन भी x प्लस 3 का हो जाएगा और उसकी मां है वो भी 3 साल बढ़ के x प्लस 29 वर्ष की हो जाएगी। अब उन्होंने बोला था सवाल में कि 3 साल बाद में उनकी आयु का यदि हम गुणनफल करें तो वो 360 होगा। तो 3 साल बाद की उनकी जो आयु है उनका गुणनफल करेंगे और बराबर में 360 लिखेंगे। 3 साल बाद में रोहन की आयु गुणा में 3 साल बाद में उसकी मां की आयु, दोनों का गुणनफल 360 बराबर में 360 लिख देंगे। ये मान बनेगा आपका, देखो जब 2 कोष्ठक गुणा करने हैं तो ये पद दोनों से गुणा होगा, यानी x स्क्वायर प्लस में 29x, फिर 3 को दोनों से गुणा करेंगे तो ये 3x, 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये 87 बराबर में 360। ये दोनों सजातीय पद हैं, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो 29x और 3x दोनों मिलके आपके हो गए 32x। तो x स्क्वायर प्लस में 32x,
360 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 87 है प्लस के, तो माइनस के 273 ज़्यादा हो गए। तो आप देखें ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुई है वो एक द्विघात समीकरण है। तो समस्या थी वो किस में व्यक्त हो गई, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गई। और यहां पर x क्या है, रोहन की वर्तमान आयु। ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल था। चौथे सवाल को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी उसकी चाल कम ज़्यादा नहीं होती है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, सेम स्पीड से चल रही है और उसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, सेम स्पीड से, यानी कम ज़्यादा चाल नहीं करते, 480 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है। फिर बोला कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ट्रेन की स्पीड यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो वो ट्रेन उतनी ही दूरी यानी 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लेती, 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस समस्या में आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो उसकी चाल को आप x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें। जो भी ज्ञात करना है आपको वो आप x मान लें। तो हम लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसके बाद बोला कि यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते तो 3 घंटे ज्यादा लगते। ठीक है, ये बात बोली है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड करने से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो दो टाइप का टाइम हो गया। वो जितनी भी स्पीड से चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना है, उससे मान लेते हैं कि उसको t1 समय लगा है। मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चले तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मान लीजिए कि t1 समय लगा। अब स्पीड कम कर देते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल को यदि कम कर लेंगे तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में मान लेते हैं कि t2 समय लगेगा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतनी दूरी को तय करने में मान लीजिए t1 समय लगेगा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल करने से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मान लीजिए t2 साल लगेंगे। दो टाइप का टाइम हो गया, क्योंकि स्पीड भी दो टाइप की है। स्पीड कम करने से ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतनी स्पीड से मान लेते हैं कि t2 टाइम लगेगा और पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको t1 टाइम लग रहा था, ये मान लिया। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि स्पीड कम करने से उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब यदि स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो t2 ज्यादा आएगा और t1 कम आएगा। अब कितना कम ज्यादा लग रहा है वो दिया हुआ है 3 घंटे का। इसका मतलब t2 में से t1 माइनस करेंगे तो 3 घंटे आएगा। ये समय है, समय में से समय को माइनस करेंगे तो समय आएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको ज्यादा समय लग रहा था, यानी t2 बड़ा है, और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको कम टाइम लग रहा था, यानी t1 छोटा है। तो दोनों के बीच में, समय के बीच में अंतर कितना, 3 घंटे का। तो t2 माइनस t1 करने से 3 आ जाएगा। अब समय कैसे ज्ञात करते हैं? समय का सूत्र होता है, आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल। ठीक है, तो t2 समय है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल करना है। दूरी 480 किलोमीटर तय करनी है, चाल कितनी रहेगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे, माइनस t1 समय, दूरी बट्टे चाल, दूरी उतनी है लेकिन t1 समय के लिए चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
बराबर में कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो ये दो भिन्न हैं, इन दोनों भिन्नों का बाकी कैसे करते हैं, लघुत्तम लेके। तो इन दोनों के लिए लघुत्तम ले लेते हैं, x और x माइनस 8 ये लघुत्तम हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद अलग अलग हैं हर में, तो दोनों पद लघुत्तम के रूप में आएंगे। x माइनस 8 का इसमें भाग देंगे लघुत्तम में, तो ये कट जाएगा और x बचेगा। x को हम गुणा करेंगे ऊपर वाले पद से, आप यही करते हैं। 1/3 प्लस 2/5 दिया है, तो 2 और 5 का लघुत्तम आप 10 प्राप्त करते हैं, जानते हैं। इसका भाग इस पूरे लघुत्तम में देते हैं, जो आता है उसको ऊपर गुणा करके यहां लिख देते हैं, वही काम किया है। दोनों पद अलग अलग हैं तो लघुत्तम में दोनों पद बैठेंगे। इसका भाग दोगे लघुत्तम में तो ये कट जाएगा, x बचेगा। x को ऊपर गुणा कर लो, 480x हो गया, बीच में माइनस लगा दें। x का भाग देंगे इस लघुत्तम में तो x कट जाएगा और x माइनस 8 बचेगा। तो ऊपर वाले इस पद को गुणा करेंगे x माइनस 8 से, बराबर में 3 रहेगा। अब देख लीजिए, ये एक हर बना हुआ है, ये हर इधर जाके गुणा हो सकता है, क्योंकि इधर जो चीज भाग में है वो उधर जाके गुणा हो जाएगी। तो इस 3 से गुणा होने के लिए आ जाएंगे ये दोनों आएंगे। इसका मतलब x अंदर गुणा करके देखोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x गुणा हो जाएगा 3 से। इसको मैंने इससे गुणा कर लिया, जो भी बना वो इधर 3 से गुणा होगा। इधर वाला पद है उसको देख लो, ये 480x है, 480 इन दोनों से गुणा होगा और बाहर माइनस भी है। 480 को x से गुणा करोगे 480x, 480 को 8 से गुणा करोगे 3840, ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखिएगा 480x प्लस के और 480x माइनस के दोनों कट गई, संख्या केवल इधर ये बची है। बराबर में 3 को अंदर गुणा कर दीजिए, ये आपका बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x। ठीक है, इस 3840 को इधर पक्षांतरण कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस में 3840 बराबर में 0 रहेगा। ये द्विघात समीकरण का रूप बन चुका है। लेकिन आप यदि इसको और छोटी संख्याओं के रूप में व्यक्त करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 3 से सभी पदों में भाग चला जाएगा। 0 में जाता ही है 3 का, इसमें जाएगा ही, इसमें जाएगा ही, इसमें जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 यानी 8 3 11 और 4 15 प्लस 0 15, 15 में 3 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देके आप इसको छोटे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 4.1 का दूसरा सवाल था, जिसमें आपको विभिन्न समस्याओं को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना सिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।